अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जॉय ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं बारान खान शेरवानी। नाजरीन, जॉय ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर और मुआशरती मसाइल जिसमें कानूनी जो मामलात हैं उनको पहले रखते हुए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पहलू। और नाजरीन, इसी हवाले से हम माहिरीन को भी मदऊ करते हैं और उन मौज़ूआत के ऊपर और उन मुआशरती मसाइल के ऊपर उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं। नाजरीन, इसी तरह का एक अहम मसला जो कि माशरे में प्रिवेल कर रहा है वो है डाइवोर्स का या सेपरेशन का, मियाँ बीवी की अलहदगी का। और उस मसले से जन्म लेती हैं बहुत सारे मसाइल, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो है बच्चों की हिजानत और गार्डियनशिप का। नाज़रीन, ये जो गार्डियनशिप का कानून है इसके ऊपर हमने आज मदऊ किया है मिस्टर फहद अहमद सदीकी साहब को, जो कि अथॉरिटी हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और जिनसे रहनुमाई ना सिर्फ बुकला बल्कि जजेस भी लेते हैं। ये ना सिर्फ वकील हैं, ये मुसन्निफ हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हुए हैं। इनके पोर्टफोलियो में दो किताबें हैं, बुक्स हैं, जिसका एक का नाम शेयर्ड पेरेंटिंग है और दूसरे का नाम नॉन कस्टोडियल फादर एंड गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपने मेहमान के तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। ये जो गार्डियनशिप है, ये हमने देखा कि लॉ एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें सिविल, क्रिमिनल, कमर्शियल, कॉर्पोरेट सब आता है। और फिर सिविल में भी आगे डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन है और फैमिली आ जाता है और फैमिली के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो आपने कैसे चूज किया कि मैं ये गार्डियनशिप और नॉन कस्टोडियल जो पेरेंट्स हैं मैं उनके राइट्स के ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस? मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं बेसिकली क्रिमिनल लॉयर था। मैं बेसिकली सेकंड जनरेशन इन दिस प्रोफेशन। मेरे फादर अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, कदीर अहमद सदीकी साहब, उनकी डेथ होगी 2002 में। एंड देन एट दैट टाइम आई जॉइंड द प्रोफेशन। 2009 में मुझे इत्तेफाक हुआ एक दोस्त के साथ गार्डियन कोर्ट विजिट करने का, और वहाँ पे मैंने एक छोटी बच्ची को, आई थिंक 12-13 साल उम्र थी उसकी, एंड शी वाज हर्लिंग अब्यूजेस टू हर रियल फादर। एंड द पर्सन जो वालिद साहब थे उनके, वो एक बारिश बाशरा इंसान अपेरेंटली लग रहे थे, वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। एंड आई इंक्वायर कि ये क्यों इस तरह सिचुएशन क्रिएट हुई और क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि ये डिवोर्स हो गई थी सम टाइम बैक, और इन बच्चों को कोर्ट में मुलाकात करने आते हैं वाले। एंड देन आई टेक आउट द डिटेल्स कि ये कोर्ट विजिटेशन क्यों होती है, कोर्ट इतने बड़े बच्चों को क्यों कोर्ट्स में बुलाया जाता है, और उसकी वजह से ये एक वो एस्पेक्ट खुल के सामने आया जिसकी वजह से बच्चे हम फॉर श्योर लूज कर जाते हैं। डिवोर्स होना पेरेंट्स के दरमियान कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मियाँ बीवी हैं, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, तलाक के मसाइल भी बयान किए गए हैं। कोई इतना बड़ा मसला मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मुश्किल नहीं है या बुराई नहीं है। नापसंदीदा ज़रूर अमल कंसिडर किया गया, लेकिन वो बहरहाल हराम नहीं डिक्लेयर किया गया अल्लाह की तरफ से भी। लेकिन हम बड़े अरसा चूँकि हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डेवलप हो गया कि एक ही शादी होगी और एक ही बीवी होगी और एक ही मर्द। डिवोर्स अगर पहले तो कोशिश ये होगी कि डिवोर्स दी ना जी, अगर खुदा ना खासा डिवोर्स हो गया तो फिर आप पूरे का पूरा बर्डन शिफ्ट कर देते हैं मर्द मेल साइड पे। उस वजह से फिर मुझे ये तहरीक पैदा हुई कि आई शुड ट्राई कि इन बच्चों को कम से कम कोर्ट प्रेमिसेस से निकाल के घर की मुलाकात की तरफ उसे ट्रांसफर किया जाए, बिकॉज एट दैट टाइम माई अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट डिवोर्स और सेपरेशन इज ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज नेवर बिटवीन पेरेंट्स। एक तरफ लॉ आपका कहता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन एंड अ कोर्ट शुड नॉट इंडल्ज इनटू अनड्यू एडहेरेंस टू टेक्निकलिटीज। फिर आप उस बच्चे को कोर्ट प्रेमिसेस में बुला के 2 घंटे 3 घंटे के लिए अगर बाप से मुलाकात करा रहे हैं इंटरम स्टेज, तो ये बेसिकली उस बच्चे को सजा देने के मुताबिक है मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक। तो यहाँ से फिर वो एक जुनून कह लें या पैशन कह लें या एक लाइन ऑफ एक्शन डेवलप होगी मेरे अंदर कि आई हैव टू ट्राई कि मैंने इन बच्चों को कोर्ट प्रेमिसेस से निकालना है। तो वो उसी एफर्ट के सिलसिले में चल रहा है प्रोसेस। सुना तो था कि लॉयर्स जो है वो लॉर्ड्स का प्रोफेशन है और ये मसीहाई जो है ये भी हमारे ही पहलू के अंदर आती है कि हम बच्चों को उनके हकूक दिलवाएं, बल्कि जितने भी दबे हुए तबके हैं इस माशरे में हम उनको उनके हकूक दिलवाएं। तो सर मैंने ऑब्जर्व किया कि आप सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, आप पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जाके बच्चों के राइट्स को और माँ बाप के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं गार्डियनशिप के हवाले से। तो क्या मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ कवानीन हैं इनके राइट्स के हवाले से, या एक ही कानून है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल करता है? बहरहाल कानून तो बेसिकली वही कानून है, जैसे एक ही कानून है, 4 एक्ट्स हैं जो डील कर रहे हैं फैमिली मैटर्स को। वन इज आई थिंक फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1964 है,
फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1965 है, फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1960 सॉरी फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 है, एंड गार्डियन ऑर्डर्स एक्ट 1890 है। लॉ एक ही है, प्रोसीजर डिफरेंट है, प्रैक्टिस डिफरेंट है। लाहौर में या पंजाब में अगर आप देखेंगे तो लाहौर जो बड़े शहर हैं पंजाब के, वहाँ पे कोर्ट्स जनरल प्रैक्टिस ये है कि 2 घंटे की मुलाकात देती हैं कोर्ट प्रेमिसेस में। अगर आप सबर्ब्स में चले जाते हैं, छोटे शहरों में चले जाते हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट की मुलाकात होती है। आप कराची वाली साइड पे चले जाते हैं तो 80 मिनट्स टू 90 मिनट्स की मुलाकात, और उस मुलाकात के दरमियान फादर इज़ नॉट अलाउड टू इवन टेक ए स्नैप ऑफ द चाइल्ड। वो अपने बच्चे की तस्वीर नहीं खींच सकता कोर्ट में, क्योंकि जो भी जजेस वगैरह उसे कंसिडर कर डील कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो इजाज़त नहीं देते। सिमिलर इज द केस विद बलूचिस्तान, वहाँ पे भी हालात इसी तरह 60 टू 90 मिनट्स की वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ, बहुत रेयरली आप मुलाकात देते हैं, और उसमें उस मुलाकात में भी सिर्फ बाप अपने बच्चे से मिलेगा, नॉन कस्टोडियल पेरेंट अपने चाइल्ड से मिलेगा, कोई इमीडिएट रिलेटिव, चाहे वो दादा है, दादी है, चाचा है, आप कह लें ताया है, फूफू है, वो अलाउड नहीं है। सिमिलर द केस विद पेशावर है, पेशावर कैबी के। तो मेरी बेसिक जस्तजू ये है कि मैं कुछ ऐसे ऑर्डर्स, देखिए मैं एक मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई एम अ कॉमन लॉयर, कॉमन मैन्स लॉयर, एंड माई सेल्फ इज अ कॉमन मैन। मेरी बैक उस तरह की नहीं है जिस तरह जिसकी थ्रू मैं लॉ में चेंजेस ला सकूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये। तो मुझे जो दूसरा आसान तरीका लगा वो ये है कि थ्रू प्रेसिडेंट्स में लॉ डेवलप कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसमें बड़ी इज्जत दी, बड़ा कामयाब किया। 2017 से पहले आप अगर लॉ बुक्स देखेंगे तो आपको विजिटेशन राइट्स पे कोई लॉ ही नहीं मिलेगा, और एट होम विजिटेशन या ओवरनाइट स्टे का तो कॉन्सेप्ट ही आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन 2017 के बाद मेरी एक जजमेंट रिपोर्ट हुई, 2017 CLC 1747, उसके बाद और आज 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको तकरीबन 93 के करीब सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स मिलेंगी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये एक जुस्तजू आप कह सकते हैं कि किसी तरह कहीं मेरी वजह से किसी बच्चे का मैं मुस्तकबिल बचा सकूं, किसी बच्चे का मैं बचपन बचा सकूं, मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि आप देखें अगर लिटिगेशन, फैमिली लिटिगेशन में 95% बच्चे वो हैं जो शादी के 3 साल बाद, 2 साल बाद पैदा होते हैं, और बचपन बड़ा मुख्तसर होता है एक इंसान की ज़िंदगी में, मैक्सिमम 7 साल तो होता है। अगर वो बच्चा 7 साल तक अदालत की राहदारियों में टाइम ज़ाया करेगा, मुजरिमों के बीच में कहीं हैंडकफ्स, क्रिमिनल्स पेश हो रहे हैं, कहीं बेड़ियाँ लगे हुए कैदी पेश हो रहे हैं, उनके बीच में अगर वो बाप से या माँ से, नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो भी उससे मुलाकात करेगा, तो आप बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो 20 साल के बाद किस तरह का आप सोसाइटी का एक यूनिट डेवलप करेंगे। सर आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर 7 साल की बात की, और हम अगर जनरल प्रैक्टिस के अंदर देखें और कभी कोई ओपिनियन लेने आता है, कोई बाप की तरफ से ओपिनियन लेने आता है या माँ की तरफ से ओपिनियन लेने आता है, तो कहा यह जाता है कि जी माँ को प्रेफरेंशियल राइट हासिल है, बेटा है तो 7 साल तक और बच्ची है बलूगत तक, उसको प्रेफरेंशियल राइट हासिल है। जब इसको फर्दर हम डिग आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी जो सोर्सेज हैं वो एक इंडियन जो स्कॉलर थे DF मुल्ला, जिन्होंने अपनी किताब को ऐसे ही जो है वो उसकी स्कीम बनाई हुई है, जैसे एक स्टैचूट होता है, एक कानून होता है, तो वहाँ से हमने इम्पोर्ट किया। तो ये जो वेटेज दिया जा रहा है इस चीज़ को, और जो हमारी चीज़ हमने जो अपने स्टैचूट के अंदर वेलफेयर ऑफ द माइनर की बात की हुई है, तो आप क्या देखते हैं, आप क्या फील करते हैं कि अदालतें दोनों को बैलेंस लेके चल रही हैं, या ये जो राइट टू इजाजत और प्रेफरेंशियल राइट है इसको ज़्यादा वेटेज दिया जाए? सर मैं समझता हूँ कि प्रेफरेंशियल राइट ऑफ द मदर में कोई कबाहत नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर खातून को वो सलाहियत दी है जो मर्द को उससे महरूम रखा है, उसमें जिस तरह बच्चे की परवरिश एक माँ कर सकती है, वो ऑब्वियसली बाप नहीं कर सकता। जिस तरह फुल टाइम माँ दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट सारी लिटिगेशन का है वो ये कि ये जो कॉन्सेप्ट 7 ईयर्स का या 14 साल का हिजानत का बच्चा, अगर बेटा है, मेल चाइल्ड है तो वो 7 ईयर्स का होगा, और फीमेल चाइल्ड है तो 14 ईयर्स की होगी, वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिजानत है, दैट इज़ डिफेक्टिव इन माई अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट पॉसिबल कि 7 साल तक बच्चा एक पेरेंट के पास रहे, वन फाइन मॉर्निंग आप उस बच्चे को पकड़ें और दूसरे पेरेंट को हैंड ओवर कर दें, तो बच्चा डैमेज हो जाएगा। होना भी नहीं चाहिए ऐसे। DF मुल्ला साहब ने बेसिकली जो उस जमाने के मरवजा रवाज थे या रवायात थे, उन्हें उठा के एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में, बुक की फॉर्म में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर उस पर मुस्तजाद ये कि हमारी जो आप कह लें कि जुडिशल सिस्टम है, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ DF मुल्ला की किताब को ही पकड़ा हुआ और कुछ नहीं पकड़ा। मुझे इत्फाक हुआ 2017 में मैंने पंजाब जुडिशल अकेडमी को एक RTI रिक्वेस्ट भेजी थी, और मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप बताइए कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ाते हैं फैमिली जजेस को, क्योंकि मुझे इत्फाक हुआ कुछ उनके चाइल्ड कस्टडी में मैं काम करता हूँ एक्सक्लूसिवली, और वो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट की तरफ से, तो बहुत सारे केसेस में मुझे इत्फाक हुआ कि एक टेम्पलेट ऑर्डर चलता है। मसलन विजिटेशन का
9 से लेके 11 तक मैंने इस पे काम किया है। 2 घंटे 2 आवर्स अलाउ 2 आवर्स। अब देखिए कि आपका एक्ट है जनरल क्लॉजेस एक्ट, आर्टिकल 24A है शायद। यस, वो कहते हैं कि एवरी ऑर्डर शेल हैव टू बी वेल रीजन्ड। स्पीकिंग ऑर्डर होगा, वेल रीजन, जस्टिफाइड होगा। आप विजिटेशन ऑर्डर्स उठा के देखिए, कोई एक जस्टिफिकेशन नहीं है। और देखिए देयर मस्ट बी सम इंग्रेडिएंट्स। अगर आप एक ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट पास करिए टू अवॉइड estrangement between father and child, I am directing the mother to produce the minor once or twice in a month for such and such time from 11 a.m. to 1 p.m., then there must be some justification why the duration is from 1 a.m. to 3 p.m. or 11 a.m. जो 2 घंटे हैं, and why the court is being selected as a place of visitation. There must be some justification. Father, I am just take me, consider me as a father. मेरी वाइफ से तलाक हुई है ना, ये मैंने कोई क्रिमिनल केस तो नहीं किया, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी तो नहीं किया। वॉच तैयार की हुई है, और वो चूंकि उनके पास पिछले जज साहब के ऑर्डर्स सेव हैं उसके स्टेनो साहब के कंप्यूटर में, नाम पता चेंज करते हैं और ऑर्डर पास कर देते हैं, और जाएं फिर आप आगे लड़ते रहें अपील्स में और फिर हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। 10-12 साल में उस बच्चे का जो बचपना है वो खत्म हो जाएगा, बच्चा एलियनेट हो जाएगा, बच्चा आपके साथ बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो सकेगी। फिर इवेंचुअली एक स्टेज आएगी जहाँ पे कोर्ट पूछेगी बेटा अपने बाप के साथ जाना है या माँ के साथ जाना है। गॉड, कुछ तो सेंस या कुछ तो सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए सोसाइटी में कि 7 साल या 10 साल तक एक बच्चे की अगर सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे की एक्सेस रही है उसके नॉन कस्टोडियल पेरेंट के साथ, तो वो लामहला ये कहेगा कि मैंने अपने कस्टोडियल पेरेंट के साथ जाना। इस तरह का सवाल पूछना बजाते खुद मेरे ख्याल में उस बच्चे को एक ट्रॉमे का शिकार करने के मुतरादिफ है। दिस इज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हम देखते हैं कि बाप को जो है एक मुजरिम के तौर पे डील किया जाता है। इनफैक्ट अभी हम जो डीएफ मुल्ला साहब की बुक की बात कर रहे थे, बहुत सारी जजमेंट ऐसी नज़र से गुजरी हैं कि जिसमें उसका हवाला दिया गया और प्रेफरेंसेस डिफाइन की गई हैं कि अगर माँ नहीं है तो नानी को प्रेफरेंस दी जाएगी, बाप को फिर भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, और बाप को प्रेफरेंस सेकंड क्लास में जाके आती है, फिर दादा दादी। तो इसके हवाले से हमारी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है। तो क्या आपने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की कि जो हम माँ से अगला जो राइट है वो बाप का प्रेफरेंशियल राइट होना चाहिए रादर देन नानी? यार मैंने इस सब्जेक्ट पे उस तरह तो फोकस नहीं किया, लेकिन मैंने इस सब्जेक्ट पे कोशिश की है कि दोनों पेरेंट्स, दोनों फ्री कैन या दोनों साइड ऑफ पेरेंट्स अपनी जगह मोतबर हैं, अहम है। मैं समझता हूँ कि सोल कस्टडी के ऊपर हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो बच्चा बाप के पास रहे या बच्चा माँ के पास रहे। मेरी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंसेस और सेपरेशन और डिवोर्स इज ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज नेवर बिटवीन पेरेंट्स। तो द चाइल्ड मस्ट नॉट सफर। उसको मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें कस्टडी शुड बी रिटेन्ड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। द अदर से नॉन कस्टोडियल पेरेंट, जो पेरेंट है, वो मेंटेनेंस उसको एक रीजनेबल अलाउ करे, लेकिन साइमल्टेनियसली द चाइल्ड शुड हैव मैक्सिमम एक्सेस टू द नॉन कस्टोडियल साइड ऑफ पेरेंट। इस अरेंजमेंट में आपकी लिटिगेशन कम हो जाएगी। आपकी जो लिटिगेशन कम होने की वजह से जो बर्डन कोर्ट्स के ऊपर है, अब आप ये देखिए कि लाहौर में तकरीबन 7000 केसेस हर महीने फाइल होते हैं, और देयर आर ऑलमोस्ट 37 फैमिली कोर्ट्स एंड 4 गार्डियन कोर्ट्स, और आई थिंक एक इवनिंग कोर्ट है। 42 कोर्ट्स हैं जो डील कर रही हैं, और हर कोर्ट की जो एक कॉज लिस्ट है वो तकरीबन 120-130 केसेस डेली की है, और एवरेज केसेस लगाएं तो ये आपके तकरीबन 84,000 से लेके 1,10,000 केसेस बनते हैं। अगर आप एक एक बच्चा भी निकालें, 1,10,000 केसेस में से अगर एक एक बच्चा, तो 1,10,000 बच्चा एट स्टेक सिर्फ लाहौर में। आपने इनको एक टग ऑफ वॉर में एंगेज किया हुआ है। उधर से एप्लीकेशन आ रही है मुझे बच्चा दे दिया जाए, इधर से एप्लीकेशन आ रही है बच्चा ना दिया जाए। यार जब तक कोई एविडेंस ना हो, ऑब्वियसली अगर मेरी और मेरी स्पाउस की डिवोर्स हो गई है और मेरे बच्चे और बच्चे मेरे स्पाउस के पास चले गए हैं, मैं उनकी साथ अटैचमेंट की कोशिश करूंगा जो मेरे उसके साथ एसोसिएशन थी, और जब वो एसोसिएशन मुझे कोर्स अलाउ नहीं करेंगे तो लामोहल्ला डिटैच होकर मैं अगली फैमिली वे में मूव करूंगा। तो उस अटैचमेंट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक इस तरह का अरेंजमेंट करें जिसमें मेरा एज नॉन कस्टोडियल पेरेंट और दूसरे स्पाउस का एक इक्वल बेसिस पे एक्सेस ओरिएंटेड अरेंजमेंट ऑफ एक्सेस होनी चाहिए। और वो एक्सेस जो मैंने ये प्रैक्टिस भी करके देखा, इसे अप्लाई भी किया, इस कॉन्सेप्ट को आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडरिंग कस्टडी इन फेवर ऑफ द मदर, प्रेफरेंशियल राइट को कंसिडर करते हुए। मुझे कोर्स ने देनी ही नहीं एक चीज़, तो मैं उसे कंटेस्ट करने का फ़ायदा किया, बट सीकिंग एट होम विजिटेशन राइट्स। तो मैंने उन बच्चों में देखा कि वो बच्चे कॉलेजेस में उनकी एकेडमिक ग्रोथ भी बेहतर होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होगी, उनका
बाप के साथ या ददियाल के साथ एक बॉन्डिंग भी डेवलप होगी, और वो जो एक एलियनेशन का कॉन्सेप्ट था या वो जो एक बिल्कुल बच्चा डिप्राइव या एस्ट्रेनमेंट वाला माहौल था वो खत्म हो गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक टेक बोथ मदर एंड फादर एज हैविंग सुपीरियर राइट। आप बच्चे को एक एक्सेस ओरिएंटेड उसमें से निकालिए। देखिए अगर आप देखेंगे ना जी, इसमें जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट की जो बेसिक टर्म्स हैं फॉर द कोड दैट आर बीइंग यूज्ड, दैट इज वन इज द लोकस पेरेंटिस। Yes. It's a Latin term. तो what does locus parentis mean? आप 99% judges को पूछ लीजिए जो फैमिली कोर्स में अपॉइंट हुए हैं, they do not know. It means that like a wise parent would, Lord does not say that like wise mother would act or the wise father would act. Like a wise parent act. तो ये जब आप locus parentis के तौर पे जज को बिठाएंगे तो basically the judge of the family court is an advocate of the child. He has to protect the rights of the child. इसमें बाप माँ बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जब आप बच्चे के राइट्स डिटरमिन करेंगे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, तो आप उसे वो चीज़ देंगे जो उसकी ग्रोथ में एकेडमिक प्लस उसकी साइकोलॉजिकल प्लस उसकी इमोशनल ग्रोथ में बेहतर हो। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हमें सोल कस्टडी की टग ऑफ वॉर में से निकल जाना चाहिए और मूव फॉरवर्ड करना चाहिए शेयर्ड पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि ऑलरेडी तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड में अप्लाई हो रहा है, जो आपके हमसायों में अप्लाई हो रहा है। टर्की में भी ये शेयर्ड पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट है, इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, हर जगह अवेलेबल है। सिर्फ पाकिस्तान में अभी तक सोल कस्टडी पे जंग चल रही है। सही। तो सर हमने बात की, अभी आपने बात की कि साइकोलॉजिकल वेलफेयर होनी चाहिए, फिजिकल वेलफेयर होनी चाहिए, एजुकेशनल वेलफेयर होनी चाहिए। तो क्या गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर, कानून के अंदर बताया गया कि कौन कौन से मुहर्रिकात ऐसे हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा वेलफेयर ऑफ द माइनर कंसीडर करते हुए, डिटरमिन करते हुए कि आया ये बिलोंग किससे करती है? सर कुछ हैं ऐसी सेक्शंस हैं जिसके तहत एज, सेक्स, उसकी अपनी अटैचमेंट विद द चाइल्ड या उसकी कंडक्ट ऑफ द वन ऑफ द पार्टीज जो है वो कंसिडर कोर्ट करेगी। आई थिंक सेक्शन 17 है शायद जो डील करता है कि जो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड ए गार्डियन सब्जेक्ट द चाइल्ड्स फादर इज अलाइव। इसी तरह आपका सेक्शन 19 है, वो स्टेटमेंट ऑफ द माइनर को प्रेफरेंशियल जो उसका है क्या सीखेंगे आप, इंटेलिजेंट प्रेफरेंशिया, उसका राइट देता है बच्चे को। इस तरह की मल्टीपल प्रोविजंस हैं, लेकिन चूंकि ये लॉ डेवलप हुआ 1890s में, इट्स ऑलमोस्ट 125 ईयर्स, जो इसमें सिर्फ 2 या 3 चेंजेस आई हैं, वो भी टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। जो बच्चे के अब जैसे हम देखते हैं कि काउंसलिंग के हवाले से अगर बात की जाए, ब्रेक अब अच्छा, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी को कंसिडर करें तो बच्चे के चूंकि ह्यूमन चाइल्ड है, जब कॉन्टेक्ट डिनाइल होता है तो उसके कुछ फॉल आउट्स होते हैं, जो उसके अंदर वेनम डेवलप होता है, जो उसके अंदर गुस्सा एग्रेशन डेवलप होता है। या फिर आप अगर उससे देखें कि जैसे हमने एक रिट की थी बैक इन 2009 शायद, और उसमें एक अप्लाइड साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने तकरीबन 16 सब्जेक्ट्स डिस्क्लोज किए थे कि ये एलिमेंट्स पैदा हो सकती हैं पेरेंटल एलियनेशन की वजह से। नाउ दीज आर द सब्जेक्ट्स व्हिच नीड टू बी टॉट टू द ऑनरेबल जजेस, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फैमिली कोर्ट्स में अपॉइंट किए जाते हैं। एंड वी हैव नो, एज ऑलरेडी स्टेटेड, कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है जो बताने। आप पहले सिविल जज थे, सिविल जज से पहले आप मैजिस्ट्रेट थे, और दफा 30 के मैजिस्ट्रेट की पावर्स आप इस्तेमाल करते करते फिर आपको सिविल जज बना दिया गया। सिविल जज के बाद अगला जैक आपका लगा और आप फैमिली जज बन गए, और फैमिली जज बन के आपने सौड़ा पकड़ लिया हाथ में, नहीं जी नहीं तलाक क्यों दिया है, तलाक दिया तो आप फेस करो। यार तलाक हो गई, अब तो उसकी सजा सारी जिंदगी देनी है, हमने बात कर रहे हैं, आप रिलीफ दें, आप रिलीफ नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली मुझे अनफॉर्चुनेटली इत्तेफाक हुआ, हमारे लाहौर में एक जज साहब हैं, नाम नहीं मैं लेता उनका, गार्डियन जज हैं, और इस ईद के मौके पे हमने एप्लीकेशन दी और हमने सजेशन कोर्ट में फ्लोट किया कि जी हम कस्टडी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं रिटन फॉर्म में। और वो जज साहब ने 15 दिन हमारी सुनी, बहस, इधर से भी पार्टी बहस कर रही, चलें जी कल आ जाए, लंबा करते रहे। इवेंचुअली ईद के मौके पे उन्होंने डिसमिस कर दी मेरी एप्लीकेशन वाइल स्टेटिंग के जी बच्चा बहुत छोटा है, लैब ऑफ द मदर इज द क्रेटर ऑफ द गॉड। हम बच्चे को इन्फेंट कंसिडर, और 9 साल के बच्चे को इन्फेंट कंसिडर करते हुए मुलाकात डिसमिस कर। भाई आप एक्सेस तो दें ईद के मौत, इवन इफ इट इज द इन्फेंट, बाप के पास जाने उसमें, तो क्रिमिनल तो नहीं है बाप। और फिर अब मैं पानी पीऊंगा रहेगा जी, ब्रेक के लिए
आज फिर भी कराया। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर भी कराया। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बात कर रहे थे राइट टू हिजानत के ऊपर, प्रेफरेंशियल राइट के ऊपर, कि माँ का पहला हक है, बाप का दूसरा हक है, और शेयर्ड पेरेंटिंग के बारे में कि दोनों माँ और बाप दोनों को ही हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने बच्चे से मिल सकें, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें, मिल के काम कर सकें। क्योंकि ये अलहदगी जो है ये मियाँ और बीवी की है, और माँ और बाप की अलहदगी नहीं है। तो सर हम बात कर रहे थे वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के ऊपर कि कौन कौन से मुहर्रिकात हैं जिसके ऊपर। अब देखिए लॉ बन गया 1890 में, कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट्स 1964 में आ गई। 1964 और अब भी उसके दरमियान में तकरीबन 70 ईयर्स का गैप। जो डायनेमिक्स ऑफ फैमिली चेंज हुए हैं पिछले 15 या 20 साल में, मैं समझता हूँ उनकी जो इनपुट है वो हमारे लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। ना उनके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस हम डेवलप कर सकें। आज तक हम जूरिस्प्रूडेंस डेवलप ही नहीं कर सके चाइल्ड कस्टडी के हवाले से। फैमिली जुरिस्डिक्शन पे हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया। अगर खर्चा बाप नहीं देता तो फिर उसे गिरफ्तार कैसे करने हैं, बाप अगर खर्चा नहीं देता तो प्रॉपर्टी अटैच करनी है, जेल भेजना है, वगैरह वगैरह। हमने उसके ऊपर मेंटेनेंस साइड पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। वेयर जो विजिटेशन या जो एक्सेस या जो पैरामाउंट कंसिडरेशन थी कोर्ट की रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ माइनर, उसके ऊपर हमने बहुत लिमिटेड सा काम किया। तो जैसे आपको मैं एसेस कर रहा हूँ कि लॉ के अंदर देयर आर सर्टन ग्रे एरियाज, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो आज के मौजूदा डायनेमिक्स ऑफ फैमिली को कंसिडर नहीं करते, या जो आज के मौजूदा इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कॉन्टेक्ट डिनायल है, या जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेनमेंट है, या जैसे आप कह दो कि पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम है, दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल टर्म्स। उन्हें एड्रेस करने का हमारे पास कोई वो नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, कोई लॉ प्रोविजन भी मौजूद नहीं है। इसके ऊपर अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। अब देखिए अभी सेनेट में कुछ अर्सा पहले हमारे जो हैं फॉर्मर गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बिल पास किया कि जी हम लॉ में चेंज ला रहे हैं। 16 साल तक बेटी बाप के उसके पास रहेगी, माँ के पास रहेगी, और 7 साल तक बेटा बाप के माँ के पास। अच्छा, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस भी यही है माँ के पास। बट व्हाट वी नीड टू एजिटेट इज कि उसमें विजिटेशन की कहाँ पे प्रोविजन है। जो बच्चा 16 साल तक एक पेरेंट के पास रहेगा और दूसरे पेरेंट की प्रेजेंस एलिमिनेट हो जाएगी, डू यू थिंक कि वो बच्चा अपने उस एब्सेंट पेरेंट को एक्नॉलेज करेगा किसी भी स्टेज पे लाइफ में कि जी ये मेरा पेरेंट था? और गॉड फॉरबिड्स, चले हम अगर इसके इस्लामिक एस्पेक्ट देखें तो कुरान हकीम में अगर आप देखें सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 233 है, काफ़ी बड़ी आयत है दूध पिलाने के हवाले से, लेकिन उसका एक सेगमेंट है, नो मदर शैल बी हार्म्ड फॉर हर चाइल्ड एंड नो फादर शैल बी हार्म्ड फॉर हिज चाइल्ड। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान हकीम में शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट इस आयत से डिराइव होता है।
इससे आगे आगे देखिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस, सही अहादीस हैं, 2 या 3 अहादीस तो इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुरानिक लॉ विजिटेशन पे या कस्टडी के ऊपर साइलेंट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक, मैं नाकिसुल इल्म हूँ, मैं इतना कमा कहूँ, मेरे इस पे नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक कस्टडी लॉ पे कुरान हकीम साइलेंट है। अल्लाह पाक ने शायद इंसानों पे छोड़ा कि आप अपने हालात के मुताबिक से डिसाइड कीजिएगा। इसी तरह जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबवी हैं या सुन्नत है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी कस्टडी और विजिटेशन पे साइलेंट है। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुरानिक लॉ भी साइलेंट है, आपका पाकिस्तानी लॉ भी साइलेंट है, तो इंसान करे तो क्या करे, किधर जाए? उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आपको मुझसे डिफर कर सकूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो कहता है जी वेयर द लॉ इज साइलेंट the court should take guidance from Quranic or Islamic law. Now the Islamic law is also silent, Quranic law is also silent, but there, as I have already suggested, that there is an ayat of Holy Prophet, Surah Al-Baqarah, ayat number 233, no mother shall be harmed for her child and no father shall be harmed for his child. I understand that we can see guidance from this ayat. इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नबी है जिसमें अल्लाह के नबी के पास एक शख्स है और उसने अपने वालिद की शिकायत लगी। काफ़ी लंबी हदीस है, उसे अगर मैं उसे शॉर्ट करूँगा तो आखिर में अल्लाह के नबी ने ये प्रोनाउंस फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। इसमें से मैं एक और चीज़ भी आपको शेयर करता जाता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज। अगर बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे, उस पर हद वाजिब नहीं होती कत्ल इस्लामिक लॉ में। सगे बाप अगर बेटे को कत्ल कर दे तो हद नहीं वाजिब होती। इसी वो हदीस से डिराइव हुआ है। इसी तरह एक और हदीस नबी है, मैं अक्सर कोट करता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने पूछा मेरे सबसे ज़्यादा हक मेरे किस पेरेंट के? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी वालदा का। सवाल दोबारा किया गया, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी वालदा का। तीसरी दफ़ा पूछा गया, तीसरी दफ़ा अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी वालदा का। चौथी दफ़ा पूछा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे बाप का। नाउ यू हैव टू डिराइव विजडम। कुरानिक लॉ इज साइलेंट, इस्लामिक लॉ इज साइलेंट, इंजंक्शंस ऑफ कुरान आर साइलेंट, पाकिस्तानी लॉ इज साइलेंट, बट देयर इज अ हदीस ऑफ दिस होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है। इसमें से आपको डिराइव करें प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो 1 महीने का जो टाइम है उसे डिवाइड कर दें 4 पे। 3 हिस्से अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ का हक है, 3 हिस्से माँ को दे दो, 1 हिस्सा बाप को दे दें। देयर आर 720 आवर्स इन ए मंथ, 4 पे डिवाइड करें तो 186 घंटे एक हिस्सा बनता है। एक बच्चे को उसके बाप तक एक्सेस होनी चाहिए। अब आप कैलकुलेट करें कि आपकी कोर्स 186 घंटे एक्सेस कितने अरसे में दे रही है। जो कोर्ट 2 घंटे 522 इतना मान दे रही है बच्चे को, वो 118 साल 6 महीने में 186 घंटे बनेंगे उसके, तकरीबन 9 साल समथिंग। 9 साल में वो 186 घंटे तक पहुंचेगा। तो 9 साल में कितना पुलों के नीचे से पानी गुजर जाएगा, कितना वेनम जनरेट हो चुका होगा, और कितनी फैमिलीज के अंदर जो जेलसीज होती हैं आफ्टर सेपरेशन, जो वेनम इंजेक्शन होती है उस बच्चे में, उसका कौन मुदावा करेगा और उसको कौन जस्टिफाई करेगा, और वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करेगा। जब उसकी अपनी शादी होगी तो वो अपने स्पाउस के साथ कैसे बिहेव करेगा। दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। सर आपने बात की है कि कुरान और सुन्ना को रिजॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारा डिलेमा तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा इदारा है जिसने देखना है कि आया कानून जो है वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक है या नहीं है। एक तो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है जिसने एडवाइजरी, जिसकी जुरिस्डिक्शन है फेडरल शरीयत कोड। लेकिन हमने जब फेडरल शरीयत कोड की जुरिस्डिक्शन देखते हैं उसमें से मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो पर्सनल लॉज हैं वो ऊस्ट कर दिए गए हैं, वो ख़त्म कर दिए गए हैं उनकी जुरिस्डिक्शन से। तो ये तो हमारा अपना डिलेमा है कि जो सूरह निसा, अगर हम देखें सूरह निसा, तो वो पूरा का पूरा पर्सनल लॉ है मुसलमानों के लिए। सूरह बकरा की आपने बात की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की बात की, तो जो मेन सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट हैं जिसके अराउंड जो है हमारी पूरी सोसाइटी घूमती है और इस्लाम जो है हमें गाइडेंस देता है, कुरान और सुन्ना के जरिए हमें गाइडेंस देता है, वो सारी चीजें तो हमने उस इदारे से एलिमिनेट कर दी गई हैं उसकी जुरिस्डिक्शन से। सिर्फ आपने कहा कि वंस और ट्वाइस अ मंथ, और वो भी 2 घंटे के लिए विजिटेशन राइट्स हैं। तो आपने इस पे किताब भी लिखी, शेयर्ड पेरेंटिंग एंड प्लीडिंग्स। तो सर आपने क्या रुझान पाया अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि क्या आप इन विजिटेशन राइट्स को, जो कि कैलेंडर बना दिया जाता है, एक शेड्यूल बना दिया जाता है, क्या इसको इजीली अमेंड कर दिया जाता है? क्योंकि मेरा आगे जो सवाल है वो ये है कि हमने देखा कि एक जजमेंट आई हाई कोर्ट की तरफ से कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर, फैमिली मामलात के अंदर, क्योंकि राइट टू अपील नहीं है, राइट टू रिवीजन नहीं है इन केस ऑफ इंटरम ऑर्डर्स।
सो आप जो है रिट भी नहीं लाए करेगी उन इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ। तो क्या जब विजिटेशन राइट्स हो जाते हैं, तयन हो जाता है, तो क्या आप सेम कोर्ट में ही एप्लीकेशन दे के उसको अमेंड करवा सकते हैं या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, रिट जुरिसडिक्शन इन्वोक कर सकते हैं? देखिए बारान में एक आपको यहाँ पे असेस करूंगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स इन फैमिली जुरिसडिक्शन. One interlocutory order is passed under the maintenance jurisdiction that is not available under, and that is hit by and protected by under section 14 subsection 3 of the Family Courts Act. Whereas the other interim order is in the nature of visitation rights. Now I would explain my case, my assistance to you. कि जो visitation interlocutory order है that is appealable. It is not protected or it is not hit by the provisions of section 14 of the Family Courts Act. Because in 1982, the government of Pakistan has brought an amendment in the provisions of Guardian Wards Act, and this proviso was instituted in clause J of the section 47 of the Guardian Wards Act. Now, once a visitation schedule is chalked out in under the provisions of section 12 interim stage पे, तो वो appealable भी है और उसके खिलाफ rate भी maintainable है। और जो सबसे टैगलाइन है इस जुरिसडिक्शन की वो ये है कि कस्टडी इज अ कंटिन्यूइंग राइट। अगर वो डिसाइड हो भी जाती है विजिटेशन तो वंस एक मामला क्लोज हो चुका है विजिटेशन राइट्स के, तो वो दूसरा ओपन हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूइंग राइट है, इस पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता। व्हेन रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल इट इज ऑलवेज ओपन टू बोथ द पार्टीज को अमेंडमेंट सीक कर सकें। लेकिन जहां तक ये शेयर्ड पेरेंटिंग की बेसिस की हम बात करते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें वो जो वेनम और ईगोज इन्वॉल्व होती हैं वो डिमिनिश कर जाती हैं, आपके कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, वो जो एक बिला वजह की एक कन्फ्रंटेशन है वो खत्म हो जाती है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स गेटिंग प्रिवेल्ड। तो मैंने इसमें ये देखा कि जो स्केड्यूल बनता है आमतौर पर 5 से 6 साल तक कंटिन्यूसली चलता है और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। फिर दोनों पेरेंट्स उस स्टेज तक मेंटल मैच्योरिटी की आ चुके होते हैं जहाँ पे वो बच्चे की वेलफेयर को कंसिडर करते हुए उस स्केड्यूल को आमतौर पे कंसिडर करते हुए इसे इनलार्ज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाती है। बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें स्केड्यूलिंग कम हुई है, लेकिन वो केसेस भी तब होंगे जब आपके पास कोई मटेरियल एविडेंस हो जो शो करे ऑन सरफेस के जी नॉन कस्टोडियल पेरेंट इज अब्यूजिव टुवर्ड्स द चाइल्ड। अदरवाइज आमतौर पे ये आपका एक आसानी के साथ मॉडिफिकेशन हो जाती है। सिर्फ पहले एक रुझान पाया जाता था कि अगर बाप ने बच्चों की कस्टडी हासिल कर ली है बाय हुक और बाय क्रूक तो सीधा हम किडनैपिंग की तरफ चले जाते थे, हम हेबियस कॉर्पस की तरफ चले जाते थे, सेशंस कोर्ट में रिटेन हो रही होती थी, हाई कोर्ट में रिटेन हो रही होती थी। उस चीज़ को मिनिमाइज किया किसी हद तक। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाप के खिलाफ जो है वो किडनैपिंग का मुकदमा नहीं हो सकता या हेबियस कॉर्पस में आप नहीं जा सकते। लेकिन सर एक मुआशरे के अंदर ये जो एलिमेंट पाया जाता है कि एक बार एक पार्टी ने, मैं सिर्फ बाप की बात नहीं करूंगा या माँ की बात नहीं करूंगा, एक पार्टी ने कस्टडी हासिल कर ली तो जब एक विजिटेशन राइट चॉकआउट कर लिए जाते हैं और उसके बाद अदालत उन्हें बार बार बुलाती है, बाप अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो वारंट निकल आते हैं, लेकिन माँ अगर प्रोड्यूस नहीं कर रही या बाप अगर कस्टडी हासिल करने के बाद प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो देयर इज अ लॉन्ग वे आउट कि आपने जो है वो प्रोक्योर करनी है अटेंडेंस माँ की भी या बाप की और बच्चे की। तो सर इस बारे में क्या अमेंडमेंट्स आनी चाहिए आपकी नज़र में कि इस चीज़ को इफेक्टिव कर दिया जाए कि वो जो अटेंडेंस है और वो जो विजिटेशन है वो लाजमन प्रोक्योर हो? बिल्कुल 16 ने अपनी ये बात सही की है कि ऐसा होता है, अगर मेंटेनेंस बाप नहीं पे कर रहा तो जैसा फौरन ऑर्डर करेंगे उसे जेल भेज देंगे या खड़ियाँ लगवा देंगे। वेरस वही माँ अगर डिफॉल्ट कर दे, विजिटेशन हो, माँ है कोई बात नहीं आ जाएगा, अगले इस तरह लिंगर ऑन किया जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि श्योरिटी बॉन्ड्स शुड बी फेच फ्रॉम बोथ द साइड्स। हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि सिर्फ बाप श्योरिटी बॉन्ड देगा, एप्रीहेंशन ये है कि बाप बच्चे लेके भाग जाएगा। वेरस ऑन प्रैक्टिस अगर देखा जाए और डाटा कलेक्ट किया जाए तो मदर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चे ना सिर्फ पाकिस्तान से ले गई हैं बल्कि एक्सेस ही नहीं देती, मिलवाती ही नहीं है दोबारा एक दफा बच्चा लेने के बाद। तो बेहतर ये है कि उनसे पर्सनल श्योरिटीज प्लस मॉनेटरी श्योरिटीज ली जानी चाहिए और थ्रू पुलिस स्टेशन ली जानी चाहिए। इंश्योर करवाया जाए कि ये बीबी यहाँ पे मौजूद है। ये जो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, मैं मर्द या औरत की तखसीस की बात नहीं करूंगा, दोनों में से जो भी जिसके पास भी बच्चे हैं और जिसके पास बच्चे नहीं हैं, जिसके पास बच्चे नहीं हैं उससे जरा लार्जर स्केल पे भी श्योरिटी बॉन्ड लिया जाए, जिसके पास बच्चे हैं जिसके पास कस्टडी है उससे भी श्योरिटी बॉन्ड लिया जाए सो दैट कि वो इम्प्लीमेंट करवा सके। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज्म है वेरी डिस्ट्रैक्टेड और प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेक्टेड लिटिगेशन के बाद
मिलता है। दूसरा इसमें जो तौहीन अदालत है उसमें आपके सेक्शन 16 के तहत सिर्फ 2000 रुपये जुर्माना है, और आजकल 2000 की अपनी कोई वैल्यू बेचारे की नहीं है, किसी जमाने में तो शायद हो, तो उसको जुर्माने को कम से कम 20,000 का होना चाहिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है जब आप ये स्केजुअल बनाते हैं तो इस स्केजुअल के अंदर एक पीनल क्लॉज इंट्रोड्यूस होनी चाहिए जिसके अंदर दोनों फ्री कैंप को बाउंड डाउन किया जाए कि जी वो इस विजिटेशन को फॉलो भी करेंगे, और इस विजिटेशन स्केजुअल की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो जो खिलाफ वर्जी पार्टी करेगी शी शुड और ही शुड विच एवर द केस में भी शुड बियर ए फाइन, और वो फाइन कम से कम 10 से 15,000 का होना चाहिए पर उसकी वायलेशन पर विजिटेशन। पता नहीं चाहे 2 या 3-4 इस तरह के ऑर्डर पास होंगे, वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, आप बड़ा स्मूथ गोइंग चलना शुरू हो जाएगा मामला। सर आपने वैल्यू ऑफ मनी की बात की, लेकिन अगर हम ऑन द लाइटर नोट पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो वैल्यू ऑफ श्योरिटी बॉन्ड भी हमारे सामने है कि श्योरिटी ले ली जाती है, बाहर भेज दिया जाता है, वापस नहीं आते। खैर इट वाज ऑन द लाइटर नोट। से मैं चाहूँगा कि ये जो आपकी बुक है ये मैं दिखाना भी चाहूँगा अपने नाजरीन को, शेयर्ड पेरेंटिंग एंड प्लीडिंग्स। सर एक तो आपने अपनी मोटिवेशन बता दी इस प्रैक्टिस में आने के लिए, सिर्फ इस बुक को लिखने की क्या वजह थी और इस बुक से क्या जो आप रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे क्या ये सर्व करेगा वो पर्पस हमारी जुडिशियल सिस्टम में और हमारे माशरे के अंदर? बहरहाल मैंने बेसिकली पिछले 12-13 साल में कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, तकरीबन 17 या 18 के करीब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। बेसिकली ये बुक जो है ये उन आर्टिकल्स को कंपाइल किया गया, कंपाइल करके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक सजेशन थी शेयर्ड पेरेंटिंग जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हालात के तहत 50-50 तो मुमकिन नहीं है, तो इसमें विजिटेशन राइट्स का एक स्केजुअल दिया गया कि यार अगर बच्चा 3 साल के तो उसे इतनी ही एक्सेस होनी चाहिए, 5 साल के तो उसे इतनी एक्सेस होनी चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने कंपाइल करके बुक के फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मुझे सोसाइटी से आया है फीडबैक और जो लॉयर्स कम्युनिटी से फीडबैक है वो बेतहाशा पॉजिटिव है, बल्कि अभी तो मुझे उन्होंने सजेस्ट बहुत सारे दोस्तों ने किया कि जी आप इसका उर्दू में तर्जुमा करें और इसे भी ऐड करें और इंट्रोड्यूस करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम इसमें जो सजेशन दिए गए हैं अगर कोर्ट्स जज ऑनरेबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इसे गो थ्रू कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पास वो मटेरियल होगा जिसको सामने रख के वो एक्चुअल वेलफेयर ऑफ माइनर के ऊपर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें। अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 7 या 8 या 10 या 12 जजमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, एक 63 की जजमेंट है, एक 74 की जजमेंट है, एक 86 की जजमेंट है, उन्हीं की रोशनी में वो चलते जा रहे हैं। जब आपके पास मटेरियल फॉर्म में कोई डाटा अवेलेबल होगा, ब्रेनस्टॉर्म होना यकीनन उसमें है, चांसेस हैं कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी और आउट ऑफ द बॉक्स ऑर्डर्स भी पास होंगे। तो मेरी ये कोशिश है, देखिए अल्लाह ताला वो जैसे मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि माली का काम पानी देना भर भर मुश्किल पावे वाला काम है। कोशिश है, जस्तजू और ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह ताला इस काबिल करे कि इसके ज़रिए मैं उन बच्चों का बचपन बचा सकूँ जो अदालती राहदारियों में ज़ाया हो रहे हैं। इस पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोर पावर टू यू, और ये उम्मीद हम अपने आप से भी करते हैं कि इस नोबल कॉज के लिए हम लोग जो है जस्टिस के प्लेटफॉर्म से हम लोग भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन पेश कर सकें, और जहां आपको ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपके साथ साथ खड़े हों। तो सर थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, और आपने एक पाकिस्तान के अंदर एक जो नॉवल कंसेप्ट है शेयर्ड पेरेंटिंग का उसको उजागर किया पूरे मुआशरे में भी और जुडिशियल सिस्टम के सामने भी, जो कि बहुत अशद ज़रूरत है। अगर हम देखें तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये सिर्फ हमारे नाजरीन के लिए है कि हमने मिलता जुलता रुझान देखा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के अंदर कि अगर दूसरी शादी हो जाती है, माँ को क्योंकि प्रेफरेंशियल राइट है, माँ की दूसरी शादी हो जाती है तो हमारे पास प्रो और कॉन्ट्रा दोनों जजमेंट्स हैं कि उससे गार्डियनशिप हासिल की जा सकती है, वापस हासिल की जा सकती है और उसे गार्डियनशिप मिल भी सकती है। अगर बेटी हो तो कुछ और पैरामीटर्स हैं कि देखा जाएगा कि जो दूसरा बाप है, जो उसका सुतेला बाप है, उसका क्या रुझान है बेटी की तरफ। तो सिर्फ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे कोर्ट डिटरमिन करती है गार्डियनशिप कैंसिल करते हुए? क्या इस तरह की कोई प्रोविजन मौजूद है? सर प्रोविजन तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस हमने देखी है या जो सुपीरियर कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस जो हमने मुख्तलिफ जजमेंट्स में देखी हैं, इफ द सेकंड हस्बैंड इज एब्यूसिव टुवर्ड्स द चाइल्ड तो फिर कोर्ट्स आपको बच्चे की कस्टडी देती हैं और ओरिजिनल फादर को दे देती हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट द फादर हिमसेल्फ इज नॉट मैरिड, second marriage of the father though is not considered as a disqualification under Islamic law or the under the Sharia, whereas in our practice we have considered it and we have made it
डिस्क्वालिफिकेशन फॉर हैविंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। तो अगर बाप ने दूसरी शादी ना की हो और बच्ची का जो सुतीला वालिद है वो अब्यूजिव टुवर्ड्स चाइल्ड और अपने पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, तो फिर देयर आर ब्राइट चांसेस कि कस्टडी बच्चे की वालदा से लेके बाप को हैंड ओवर कर दी जाती है। जहाँ तक कॉन्सेप्ट है नामहरम का बेटी का, तो इस सिलसिले में आई थिंक सूरह निसा की आयत है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है, वो बड़ी वाज़ेह है। सेकंड मैरिज माँ की होने से वो जो हस्बैंड है वो नामहरम नहीं होता, वो महरम ही रहता है सुतीली औलाद के लिए, क्योंकि सूरह निसा की आयत का मफहूम ये है कि तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी बीवियां और इनकी बेटियां जो पहले शौहरों से, वो प्रोहिबिटेड क्लॉज में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जो सुतीला बाप है वो नामहरम है उस बच्ची का, वो नामहरम नहीं होता। सिर्फ दो कंसिडरेशन हैं कि बाप ने शादी ना की हो या बाप ने अगर शादी की हो तो फिर बच्चे के साथ एब्यूज ना कर हो सेकंड हस्बैंड, तो वो कंसिडर करते हुए कस्टडी शिफ्ट कर देती है कोर्स। Thank you so much, sir. It was an honor to have a discussion with you. It's rather a pleasure for me that you guys have invited me and given me the opportunity to express my emotional, I can say, suggestions. It is more like enthusiastic approach towards this very particular topic. Thank you so much once again. Again. To bring emancipation to the children involved in custody litigation together. Thank you so much, sir, for your time, for your precious time. इंशाल्लाह नाजरीन इसी तरह हम और भी मौज़ूआत के लेके आएंगे जो कि माशरे में बहुत बड़े मसाइल पैदा करते हैं, कानूनी भी और आइली भी, और जिस तरह के मतलब कि हमारे सोशल पर्सपेक्टिव हैं और उसके अंदर उसको चेंज करने के लिए जो मौज़ूआत ज़रूरी होंगे हम उससे मुतालिक माहिरीन आपके सामने आगे भी पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।